हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिवुड। आई एम पूजा एंड आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स 1 जुलाई टू 6 जुलाई। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको हम यहाँ पे देखेंगे विद 40 क्वेश्चन का क्विज। इस क्विज को आपको अटेंड करना है और आपका जो भी स्कोर होता है आउट ऑफ 40 वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको इजिली अवेलेबल होगी ऑलिवुड के एप्लीकेशन पे। आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाकर ऑलिवुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डन। सो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ब्रीफ कर देती हूँ। फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा 1 जुलाई टू 6 जुलाई। जो भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थी वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज इस पर्टिकुलर वीक में। नेक्स्ट होगा हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज एंड देन यहाँ पर कुछ इंडेक्स पब्लिश हुए हैं पर्टिकुलर इस वीक में, तो हम वो देखेंगे एंड देन होगा आपका 40 क्वेश्चन का क्विज एंड क्वेश्चन ऑफ द डे। डन। तो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज के वीडियो का। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। ओके, सो 1 जुलाई, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए हैं 1 जुलाई को। फर्स्ट इज जीएसटी डे। तो जीएसटी डे हमने सेलिब्रेट किया था 1 जुलाई को बिकॉज 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को इन्फोर्समेंट में लाया गया था इंडिया में। मतलब इफेक्ट में आया था जीएसटी कब? 1 जुलाई 2017 में। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम 2018 में हमने जीएसटी डे सेलिब्रेट किया है। डन। जीएसटी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। सो अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट प्रपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन 2000। दैट्स व्हाई इन्हें हम फादर ऑफ जीएसटी कहते हैं। जीएसटी को एड ऑन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 2016 में। और उसके बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को इफेक्ट में लाया गया। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डन। नेक्स्ट, अब जब जीएसटी आ गया तो सीए का काम भी बढ़ गया। सीए को भी तो अब एंट्री करनी पड़ेगी। सो 1 जुलाई को हमने सीए डे भी सेलिब्रेट किया। सीए डे 1 जुलाई को था बिकॉज 1949 में ICAI का फॉर्मेशन हुआ था। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1 जुलाई 1949 में हुआ था। दैट्स व्हाई 1 जुलाई को हम सीए डे सेलिब्रेट करते हैं। सीए के अलावा 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे होता है जिसकी थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेज हमने 1 जुलाई को सेलिब्रेट किए। नाउ 3 जुलाई। सो 3 जुलाई को था इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। सिंस 2008 इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। 6 जुलाई को 102 नंबर का इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे सेलिब्रेट किया जिसमें एड्रेस करने का काम अमित शाह ने किया था गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, जिसकी थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ये आपको थीम देखने को मिलेगी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो इस पर्टिकुलर वीक में हमने सेलिब्रेट किए। नाउ मूव करते हैं सब इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज। Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. सो फर्स्ट है RBI रिवाइज्ड शार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024 एंड 2027। नाउ सी कि क्या होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी मीन्स रुपया, राइट, एंड स्वैप मीन्स होता है एक्सचेंज। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको आप 1991, 1992 के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं जब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस थे और हमारी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो केवल 15 डेज का था और हमको इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट थी।
अगर उस समय कोई कंट्री हमारी मदद कर सकता था तो बहुत अच्छी बात थी। तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्रेडिट सपोर्ट ले सकते हैं इन द फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट के लिए, और जो आपका बैलेंस अमाउंट है उसको आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट या फ्रेमवर्क होता है। यू कैन सी यहां पर आपको मिल जाएगा, एक्सचेंज रेट एंड द करेंसी स्वैप आर द फाइनेंशियल टूल दैट हेल्प कंट्रीज टू हैंडल द शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट और द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को शॉर्ट टर्म के लिए सॉल्व करने के लिए आपको ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो शार्क कंट्रीज हैं उनके साथ आरबीआई ने अपना करेंसी स्वैप एग्रीमेंट रिवाइज किया है। रिवाइज किया है मींस ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क था। 2012 से एक एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क बिटवीन आरबीआई एंड आसियान शार्क नेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको रिवाइज किया है टिल 2024 to 2027. The Reserve Bank of India has put in the place a revised framework on the currency swap arrangements for the country within the South Asian Association of Regional Cooperative Grouping for the time period 2024 to 2027. अब शार्क में आपको कई सारी कंट्रीज देखने को मिलती हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इसके लिए एक सेपरेट विंडो बनाई गई है 25,000 करोड़ रुपीस की। ठीक है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश इंडिया से बोलता है कि हमको अपने मोंगला पोर्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना है या डेवलपमेंट करना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर लोन चाहिए। तो इंडिया बोलेगा ओके फाइन, आप यहाँ पे एक काम करो, लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर इस विंडो से क्या कर लो, लोन ले लो, क्रेडिट सपोर्ट ले लो। तो यहाँ पे एक एडिशनल विंडो बनाई है जिसमें आपको कॉर्पस अमाउंट 25,000 करोड़ रुपीस देखने को मिल जाएगा। Under the framework for 2024 to 27, a separate Indian rupee swap window has been introduced with a various concessional for the swap support in the Indian rupees. The total corpus of the rupee support is 250 billion rupees or 25,000 करोड़ rupees. Done. इसके अलावा एक additional window है यूरो एंड डॉलर के लिए। The central bank will continue offering swap arrangement in US dollars and the euros under the separate dollar euro swap window, जिसका टोटल कॉर्पस $2 बिलियन है। डन हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि एग्रीमेंट 2012 से एग्जिस्ट कर रहा है, फिलहाल इसे रिवाइज किया गया है। ओके, RBI decision is a part of ongoing attempts to improve financial cooperation in the SHARC region. ठीक, अगर हम शार्क के बारे में बात करें तो 8 दिसंबर 1985 में शार्क का फॉर्मेशन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में सिचुएटेड है। एंड शार्क पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपको मिल जाएंगे 8। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, डन। नेक्स्ट, एनपीएस। आप सभी लोगों ने न्यू पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम पर डेफिनेटली डिस्कशन किया होगा, कभी सुना होगा, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़े होंगे। हम उसी एनपीएस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का डेटा रिवील हुआ है और इसको रिसेंटली रिलीज किया है एनएसओ ने। ओके, ये आपके एनएसओ मींस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा मिल जाएगा। डन। एनपीएस लॉग्स ओवर 1,10,000 fresh subscriber in April revealed by the NSO data। यहाँ पर NPS में जो न्यू सब्सक्राइबर अप्रैल मंथ में एड ऑन हुए हैं उनकी टोटल काउंटिंग 1,10,000 अबव है। ठीक है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 2/3 एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयड है, जो ऑलरेडी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं। इसमें कहा है जो फ्रेश सब्सक्राइबर हैं उनमें से 43.8% सब्सक्राइबर 18 से लेकर 28 एज ग्रुप्स के हैं। ठीक है, डन इतनी चीजें। नेक्स्ट है द नेशनल पेंशन सिस्टम वाज लॉन्च ऑन द 1 जनवरी 2004। 1 जनवरी 2004 में इसको लॉन्च किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट इनकम टू द ऑल सिटीजन। चाहे कोई भी पर्सन प्राइवेट जॉब में हो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, अनऑर्गेनाइज सेक्टर या बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, हर किसी को रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेंशन मिल सके। डिपेंड करता है आपके प्रीमियम अमाउंट पे। तो इसलिए एनपीएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जनवरी 2004 में। ठीक है, डन। इसके अलावा आप देखो
यहाँ पे 1 मई 2009 से जो हमारी एनपीएस है हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर ऑल सिटीजन of the country including the unorganized sector workers on the voluntary basis. फर्स्ट में इसको कुछ पायलट बेसिस पे लॉन्च किया था, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ओल्ड पेंशन सिस्टम पे ही काम करना चाहते हैं, लाइक राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब। इन्होंने कहा है कि हम रिटर्न हो जाएंगे ओल्ड पेंशन सिस्टम पे। अच्छा, ये जो एनपीएस है इसको रेगुलेट कौन करता है? तो रेगुलेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। ओके, डन। अब एनपीएस में कौन कौन इनरोल हो सकता है? सो आंसर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कोई भी यहाँ पे इनरोलमेंट कर सकता है। वॉलेंट्री मॉडल पे काम करता है बिटवीन 18 ईयर्स टू 70 ईयर्स, तो कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे इनरोलमेंट कर सकता है। बट जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर नॉट एलिजिबल फॉर द सब्सक्राइबिंग टू द एनपीएस, ये लोग एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द वेज एंड मीन्स एडवांस, WMA। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट को या फाइनेंशियल अकोमोडेशन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी लिमिट को इंक्रीज कर दिया है बाय 28%। कितना इंक्रीज किया है? बाय 28%। प्रीवियसली 47,000 करोड़ था, इसको इंक्रीज करके अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ कर दिया है। ठीक है, ये आपकी न्यूज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट और फाइनेंशियल अकोमोडेशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज बाय 28% फ्रॉम 47,000 crore rupees to 60,000 crore rupees and will come into effect from the 1st of July 2024। तो 1st of July से इफेक्ट में आ गई है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वेज एंड मीन्स एडवांस और द फाइनेंशियल अकोमोडेशन फॉर द स्टेट, क्या हो जाएगा? बेसिकली ये बैंक्स को, जो स्टेट बैंक्स है, उनको एक तरीके से हेल्प करता है टू हेल्प देम टू टाइड ओवर टेम्पररी मिसमैच इन द कैश फ्लो और देयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो जो मिसमैच है उसको फुलफिल करने में बेसिकली ये मदद करता है। ठीक है, इतनी चीजें। और रिसेंटली 28% से इसको इंक्रीज कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो वेज एंड एडवांस होते हैं इनको रीपेमेंट भी करना होता है विथ इन 90 डेज। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ये लोन या क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है ये रेपो रेट पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये आपको रेपो रेट में प्रोवाइड किया जाता है। अगर 90 डेज से अबव हो गया है और रीपेमेंट नहीं हुई है तो इसको एज अ ओवरड्राफ्ट कंसीडर किया जाता है, जिसपे एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने होते हैं, मतलब रेपो रेट प्लस 2%। ओके, स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? द WMA स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्कीम? टू मीट मिसमैच इन द रिसिप्ट एंड द पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। डन, इतनी चीजें। यू कैन सी इफ द WMA exceed 90 days it would be treated as a overdraft facility। The limit of WMA are decided by the government and the RBI mutually और इसको periodically revise किया जाता है। There are two type of ways and mean advance, normal and special। normal के लिए किसी भी collateral की requirement नहीं होती, पर special cases के लिए यहाँ पे collateral या फिर security की requirement होती है। Next, interest equalization scheme। Recently इस स्कीम को extend कर दिया गया है till 31st of August। ओके, सबसे पहले इसका बेसिक बैकग्राउंड समझते हैं। व्हाट इज द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम? was first implemented on the 1st of April 2015 में इसको implement किया गया था for the period of 5 years। It means ये valid थी 31st of March 2020 तक, but because of the COVID इस स्कीम को further extend किया गया एंड फाइनल जो एक्सटेंशन इसको मिल गया है वो टिल 31st of August तक इसको फाइनल एक्सटेंशन दिया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। क्लियर? यू कैन सी the Department of Commerce has extended the interest equalization scheme for the pre and the post shipment rupee export credit for the MSME। तो यहाँ पर बेसिकली जो MSME सेक्टर होते हैं उनको प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस स्कीम। ओके है, इसके अंदर जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं या नॉन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर है आरबीआई के थ्रू, वो यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एमएसएमई सेक्टर को फॉर द प्री एंड द पोस्ट शिपमेंट। ठीक है,
The scheme is jointly monitored by the Directorate General of Foreign Trade and RBI through a consultative mechanism. ओके जी। नेक्स्ट है राजस्थान। सो राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा। यू कैन सी द पिक्चर, भजनलाल शर्मा। इन्होंने रिसेंटली मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को लॉन्च किया है। वी नो दैट ऑलरेडी हमारे पास एक स्कीम है विच इज पीएम किसान, ओके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है। इसका पर्पस भी वही है जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का है, मतलब फार्मर्स को क्रेडिट सपोर्ट देना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, उनकी इनकम को डबल करने के लिए। इस स्कीम में 6,000 रुपीज फार्मर्स को एनुअली प्रोवाइड किए जाते हैं इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपीज ईच। ठीक है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है। एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है राजस्थान सीएम ने, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। इस स्कीम में एनुअली फार्मर्स को 2,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे इन 3 इंस्टॉलमेंट, 1,000 रुपीज, 500 रुपीज एंड 500 रुपीज। क्लियर? तो ऑलरेडी 6,000 मिल रहे थे, 2,000 और मिलेंगे, मतलब राजस्थान के फार्मर्स को टोटल 8,000 रुपीज एनुअली प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी रिलीज किया गया है, जिसका टोटल अमाउंट 650 करोड़ रुपीज आपको मिल जाएगा। डन। You can see the features of the scheme. It is an income support scheme which is launched by the state government to boost the income of the eligible farmers of the state. Under the Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi, the eligible farmer will receive 2,000 rupees per year. They will receive money in the 3 installment, 1,000, 500 and 500 rupees. And the amount will be directly transferred into the bank account of the eligible farmers. Okay? ये कुछ additional features हैं। Now बात करते हैं about the nodal agency. इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए नोडल एजेंसी क्या है? The cooperative department, government of Rajasthan has been designated as the nodal department for the effective implementation of this particular scheme. इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर्स, 21 कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी लॉन्च किया गया है बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो अगर फार्मर्स हैं उनको किसी मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की जरूरत है रेंटल बेसिस पे, इन द मतलब एट द फॉर्म ऑफ नॉमिनल कॉस्ट, तो आप यहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर से इन प्रोडक्ट्स को या इन इक्विपमेंट्स को रेंट पर ले सकते हो मिनिमम कॉस्ट पे। इसके लिए हर एक कस्टम हायरिंग सेंटर को 8 लाख रुपीज भी प्रोवाइड किए गए हैं बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। डन। चलिए नेक्स्ट स्कीम देखेंगे। फिशर फॉक इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स्ड एट 80 रुपीज अंडर द न्यू कन्वर्ज स्कीम। अब यहाँ पे हुआ क्या है, 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स को कन्वर्ज कर दिया है, कंबाइंड कर दिया है, और कंबाइन करने के बाद दोनों स्कीम का जो कंबाइंड प्रीमियम डिसाइड किया गया, तो कंबाइंड प्रीमियम अमाउंट है 80 रुपीज। ठीक है, जिससे आपको दोनों स्कीम्स के लिए अलग अलग प्रीमियम अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा, और जो फाइनेंशियल बर्डन है फार्मर्स पे वो भी रिड्यूस हो पाएगा। ओके, यू कैन सी यहाँ पे 2 ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम एंड द ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इन दोनों स्कीम को कंबाइन कर दिया गया है, और इस कंबाइंड स्कीम के लिए जो प्रीमियम अमाउंट डिसाइड किया है वो 80 रुपीज पर पर्सन डिसाइड किया गया है बाय द गवर्नमेंट। ओके, और इसमें जो कवरेज है वो 5 लाख रुपीज का कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। कवरेज अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपीज का कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट इज द एम ऑफ दिस मर्जर? टू रिड्यूस द प्रीमियम बर्डन एंड सिंप्लीफाई द इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंबाइन की गई है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY एंड ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम GAIS। अब यहाँ पे जो ग्रुप एक्सीडेंट वाली स्कीम है ना, इसमें 3 लाख रुपीज का कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सीडेंटल डेथ और द परमानेंट डिसेबिलिटी। सिमिलर यहाँ पे 2 लाख रुपीज का कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द PMSBY। ओके, इसमें खास बात है कि 80 रुपीज पर पर्सन आपका प्रीमियम अमाउंट है, और ये भी पूरी तरीके से सब्सिडाइज है। मींस यहाँ पर फार्मर्स को या फिशर फॉक को कुछ भी ऐसा पे नहीं करना है, ये पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। मतलब ये जो प्रीमियम अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेंगे। द एंटायर प्रीमियम कॉस्ट इज कवर्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अगर हम इन दोनों स्कीम को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वन इज ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम।
2020-21 में अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की थी टू ऑफर इंश्योरेंस टू द फिशर इंक्लूडिंग द फिशरमैन, फिशर वीमेन, फिश वर्कर्स, फार्मर्स, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व पर्सन जो कि फिशिंग कम्युनिटी के हैं, फिशरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, जिसमें अगर कोई भी इंडिविजुअल इन सभी कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, फिशरमैन हैं, वो इनरोल कर सकते हैं पर्टिकुलर इन दिस स्कीम, जिनकी एज 18 से लेकर 70 ईयर्स के बीच में है। यहाँ पे ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम में 5 लाख रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं कवरेज अगेंस्ट द एक्सीडेंटल डेथ और द परमानेंट डिसेबिलिटी, 2.50 लाख रुपीज अगेंस्ट द परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी एंड 25,000 रुपीज अगेंस्ट द एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। No beneficiaries contribution is required as the premium is fully funded by the central and the state government. Okay. Next है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे 9th of May 2015 में कोलकाता वेस्ट बंगाल से लॉन्च किया गया था विद द व्यू टू इनहांस द लेवल ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन द कंट्री एंड द प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू द कॉमन पीपल स्पेशली पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसमें बेसिकली एनुअल बेसिस पे प्रीमियम आपको पे करना होता है और एनुअली इसे रिन्यू कराने की जरूरत होती है, जिसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम कवर की जाती है। मतलब बेसिकली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर किया जाता है, ठीक है। इसको रन कौन करता है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विद द बैंक और द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, एनी पर्सन जिनकी एज 18 to 70 ईयर्स की है वो यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं अंडर द स्कीम। बेनिफिट क्या है, द स्कीम प्रोवाइड इन एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर ऑफ 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज इन द केस ऑफ द पार्शियल डिसेबिलिटी, ठीक। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नेक्सस। रिसेंटली काफी न्यूज में था प्रोजेक्ट नेक्सस, आई होप आपने न्यूज में देखा होगा। क्या है ये प्रोजेक्ट नेक्सस? Let's see. Reserve Bank of India has joined Project Nexus, a multilateral international initiative to enable instant cross-border retail payment by the interlinking domestic fast payment system। जैसे कि हमारी कंट्री का फास्ट पेमेंट सिस्टम क्या है, यूपीआई, वैसे ही अदर जो कंट्रीज हैं लाइक सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, इनका भी तो अपना एक फास्ट पेमेंट सिस्टम होगा। तो दोनों ही कंट्रीज के फास्ट पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक किया जाएगा, जिससे क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट इंस्टेंट की जा सके विथ इन 60 सेकेंड। ये है आपका प्रोजेक्ट नेक्सस। तो प्रोजेक्ट नेक्सस एम्स टू कनेक्ट फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ द 4 एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब आसियान कंट्रीज हैं, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इनके बीच का एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। और इसको कॉन्सेप्ट मतलब इसको किसने रेडी किया है, सो BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिससे आप इजीली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के जरिए। यूपीआई एंड अदर कंट्री का जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है लाइव कब तक हो जाएगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये 2026 तक लाइव हो जाएगा। ओके है, डन। एंड विथ इन 60 सेकेंड यहाँ पे इजिली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो सकता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन कोलैबोरेटिंग बायलैटरली विद द वेरियस कंट्रीज to link India's fast payment system UPI with their respective fast payment system for the cross border person to merchant payment। तो person to person भी पेमेंट हो सकती है, person to merchant पेमेंट भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम BIS के बारे में बात करें तो BIS का फॉर्मेशन 1930 में हुआ था, ठीक है। इसमें आपको 63 सेंट्रल बैंक इसमें देखने को मिल जाएंगे। BIS इज ओन्ड बाय द 63 सेंट्रल बैंक। इसका हेडक्वार्टर आपको वेसेल्स स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है जापान टू लॉन्च न्यू बैंक नोट ऑन 3rd of July। 3rd of July को जापान ने 3 न्यू करेंसी नोट्स को यहाँ पर लॉन्च किया है। 10,000 येन, 5,000 येन एंड 1,000 येन की करेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इनका क्लेम है कि वर्ल्ड की पहली ऐसी करेंसी है जिसमें एडवांस होलोग्राफी यूज की गई है, जिससे फेक करेंसी को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है, डन।
अब यहाँ पे इनका जो आइडिया है या इनका जो विजन है वो ये है कि बाय द एंड ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर 7.5 बिलियन न्यू बैंक नोट्स को प्रिंट करना है, बट जो एग्जिस्टिंग बैंक नोट्स होंगे वो अगेन सर्कुलेशन में रहेंगे, मतलब लीगल टेंडर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू कॉलर। आई होप आप लोग ने कभी ना कभी तो ट्रू कॉलर का यूज किया ही होगा अपने मोबाइल फोन में। ठीक, so Truecaller, the world leading global communication platform, has partnered with HDFC Ergo General Insurance Company to launch fraud insurance। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो भी फ्रॉड्स होते हैं उनको कवरेज प्रोवाइड करने के लिए एक इंश्योरेंस कवरेज प्लान इंट्रोड्यूस किया है Truecaller ने विद HDFC Ergo। ओके, अप टू 10,000 रुपीज, अप टू 10,000 रुपीज का यहाँ पे फ्रॉड इंश्योरेंस कवर किया जाएगा फॉर द एंड्रॉइड एंड iOS यूजर। द प्रोडक्ट इज अवेलेबल टू ईयरली प्रीमियम सब्सक्राइबर ऑफ द Truecaller, और जो सारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं Truecaller के वो भी इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है SBI। रिसेंटली SBI ने MSME सहज लॉन्च किया है 15 मिनट ऑनलाइन लोन सोल्यूशन। बेसिकली जो MSME सेक्टर की कंपनीज हैं, ठीक है, अगर इनको इंस्टेंट पेमेंट की रिक्वायरमेंट है तो 15 मिनट्स के अंदर इनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा बाय द SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केवल और केवल GST इनवॉइस से। मतलब कोई भी MSME है जो कि आपके GST रिजीम में आती है और वो GST इनवॉइस को यूज करके SBI से 15 मिनट में लोन ले सकती हैं अप टू 1 लाख रुपीज का, अप टू 1 लाख रुपीज का। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च MSME सहज, अ वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सॉल्यूशन फॉर MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग, जिसमें SBI कस्टमर कैन अवेल फाइनेंस अगेंस्ट द GST रजिस्टर्ड सेल इनवॉइस ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज इन लेस देन 15 मिनट्स। ऑन टैप फैसिलिटी है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है ICICI Bank launched Sapphire Forex Card for the student studying abroad। यहाँ पे कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इंस्टीट्यूट में स्टडी करते हैं, उनके लिए Sapphire Forex Card को इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द ICICI बैंक विच इज पावर्ड बाय वीजा। ओके है जी, इससे जो भी स्टूडेंट्स हैं अलग अलग देशों में स्टडी कर रहे हैं उनके जो डेली टू डेली एक्सपेंसेस हैं, एडमिशन फी, कोर्स रिलेटेड फीस एंड ग्रोसरीज, ट्रैवलिंग कॉस्ट, वो सारी चीज़ों को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ICICI बैंक ने स्टूडेंट सफायरो फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस फॉर हाई वैल्यू कस्टमर इन द रूरल एंड द सेमी अर्बन मार्केट। तो यूनियन प्रीमियर ब्रांचेस किसने स्टार्ट किए हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की हैं। किस एरिया में? सो रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट में। बेसिकली यहाँ पर जो हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं, मतलब जिनका ज़्यादा पैसा डिपॉजिट है बैंक्स में, जो डेली मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को करते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर इस पर्सनलाइज्ड ब्रांचेस को ओपन किया गया है। So designed to promote personalized banking service, these branches will offer a wide range of product and services under the one roof for the high value customer in the rural and the semi urban market. इसमें हर एक जो कस्टमर है उसको एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर भी अलॉट किया जाएगा, असाइन किया जाएगा टू एड्रेस ऑल देयर बैंकिंग नीड्स। इसका फॉर्मेशन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 11 नवंबर 1919 को हुआ था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है एंड ए मनी मेघालय आपको CEO देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया म्यांमार कंप्लीट्स फर्स्ट ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज अंडर द रुपी कयार सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पर यंगून में जो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच है उससे सक्सेसफुली 1 करोड़ रुपीस का शिपमेंट हुआ है पल्सेस का अंडर द रुपी कयार सेटलमेंट मैकेनिज्म। इससे क्या एक खास बात होती है, यहाँ पे मार्केट की इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और जो भी आपका एक्सचेंज रेट है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है करेंसी को एक्सचेंज करने, तो वो भी सॉल्व हो जाती है क्योंकि आप लोकल करेंसी में ही सेटलमेंट कर ले रहे हो। रुपी कयार सेटलमेंट मैकेनिज्म, इसके लिए इस पूरी करेंसी सेटलमेंट को समझने के लिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द वॉस्ट्रो अकाउंट एंड द नॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, सो क्या होता है वॉस्ट्रो अकाउंट? वॉस्ट्रो अकाउंट मीन्स हमारी कंट्री और आपका अकाउंट,
जैसे कि म्यांमार के किसी बैंक का अकाउंट हमारे किसी बैंक में है, ठीक है। ये इंडिया है, इंडिया का कोई बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर इस जगह पे आपको म्यांमार का अकाउंट देखने को मिल रहा है, और इस अकाउंट को मैनेज कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इन द इंडियन करेंसी। इसको हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। सिमिलर अगर हमारा अकाउंट किसी अदर कंट्री के बैंक में है तो उसको हम नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा था कि यंगून ऑफिस में पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, तो हमारे बैंक का अकाउंट कहाँ है? यंगून में है, और जिसको कयाक पे मैनेज किया जा रहा है, ये आपका नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे सेम करेंसी में सेटलमेंट करने में करते हैं, या लोकल करेंसी सेटलमेंट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेज्ड बेसिक डीमेट अकाउंट लिमिट टू द 10 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज से इंक्रीज करके 10 लाख रुपीज यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द लिमिट फॉर द बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट to 10 lakh rupees from the current 2 lakh rupees to the encourage small investor, retail investor to participate in the security market, and 1st of September 2024 से ये इफेक्ट में आ जाएगा as per the SEBI circular, ठीक है। अभी बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल या रेगुलर डीमेट अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये मेंटेनेंस चार्जेस ना देने पड़े, दैट्स व्हाई सेबी ने बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट फैसिलिटी को स्टार्ट किया था। इसमें अगर आपके स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो कि अप टू 4 लाख रुपीस तक की सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उनको कोई भी एडिशनल मेंटेनेंस चार्जेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको नहीं देना पड़ता। द मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ दीज अकाउंट्स विल बी निल फॉर द होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ ओवर 4 लाख रुपीज इन द वैल्यू, वाइल फॉर वैल्यू ऑफ मोर देन 4 लाख रुपीज एंड अप टू द 10 लाख रुपीज, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज मिनिमम यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो कि 10 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज से ज्यादा सिक्योरिटी को होल्ड करता है, मैनेज करता है, तो वो यहाँ पे बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। द अकाउंट होल्डिंग सिक्योरिटी दैट आर वैल्यूड ओवर द 10 लाख रुपीज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, और इन पे जो सेम चार्जेस मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। सेबी ने इस फैसिलिटी को 2012 में इंट्रोड्यूस किया था टू रिड्यूस द डीमेट चार्जेस फॉर द इन्वेस्टर विथ स्मॉल पोर्टफोलियो, ओके, टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। सेबी का फॉर्मेशन 12 अप्रैल 1988 में हुआ था अंडर द सेबी एक्ट 1992। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन मधाबी पुरी बुच एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी राम मोहन राव हैं। नेक्स्ट है बंधन बैंक। So Bandhan Bank launched online collection of direct taxes facility. Recently RBI ने एज अ एजेंसी बैंक हायर किया है या अपॉइंट किया है बंधन बैंक को फॉर द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन द ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फॉर्म। यहाँ पर ऑफलाइन पेमेंट्स भी अवेलेबल होंगी। 1700 जो ब्रांचेस है बंधन बैंक के, इसके अलावा ये डायरेक्ट टैक्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट से, लाइक इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे, कैश, चेक और द डीडी। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक छोटा सा डेटा है, उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस प्रोडक्शन रीच्ड अ रिकॉर्ड 1.26 लाख करोड़ रुपीस इन FY24। सो FY24 में इंडिया का जो डिफेंस में प्रोडक्शन हुआ है, डिफेंस सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ है, वो अभी तक का इंडिया का हाईएस्ट है। हाईएस्ट प्रोडक्शन डिफेंस में हुआ है विच इज 1.26 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज ने और कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने प्रोडक्शन किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो विच इज 79.2%, और जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, चलो MDL ने कुछ यहाँ पे रेडी कर दिया, या फिर GRSE ने कुछ रेडी कर दिया, गरुण एरोस्पेस ने कुछ रेडी कर दिया, तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 20.8% है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंफॉर्मेशन दी है कि FY 2024 में हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कितना रहा है, 21,000 करोड़ रुपीस है, बट हमारा टारगेट है डिफेंस एक्सपोर्ट का कितना, 35,000 करोड़ रुपीस इन FY 25। मतलब जो करेंट हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें इतना जनरेट करना है या एक्सपोर्ट करना है अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली बताई है,
डन। नेक्स्ट है एनपीसीआई इंटरनेशनल partnered with Network International to expand UPI acceptance in the UAE. So जो इंडियन ट्रेवलर्स और एनआरआई कस्टमर्स है या एनआरआई पर्सन है इन यूएई, वो यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग QR कोड। यहाँ पे अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो मर्चेंट के पास क्या होता है, एक POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, इसमें आपको एक QR कोड देखने को मिलता है। इस QR कोड को स्कैन करके आप इजीली यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए ये पार्टनरशिप हुई है। So NPI International Payment Limited in the partnership with Network International एक लीडिंग डिजिटल कॉमर्स है जो कि स्पेशली इफेक्ट में है, या इनका जो नेटवर्क है वो मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में है, और यहाँ पे आपको QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड होगी अक्रॉस द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल इन द UAE, जिसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट है संभव होम लोन्स। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने लॉन्च किया है संभव होम लोन्स, टारगेटिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद अफोर्डेबल इनकम क्राइटेरिया। यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या सैलरीड पर्सन है जिनकी सैलरी मिनिमम 10,000 रुपीज पर मंथ है, उनको अप टू 10 लाख रुपीज तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा हाउसेस को बाय करने के लिए। ठीक है, द इनकम नॉर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स अंडर दिस न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट फ्रॉम द 10,000 रुपीज पर मंथ विद अ लोन अमाउंट एज लो एज 10 लाख रुपीज। ठीक है, जिससे यहाँ पे जो आपके मिडिल क्लास पर्सन है या आपके सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पर्सन है, उनको भी इजिली लोन मिल सके। ठीक है, borrower will have attractive interest rate with affordable EMI and the option to choose a repayment tenure of up to 20 years. तो 20 years में आप इसको repayment कर सकते हैं। एंड लास्ट न्यूज बैंकिंग सेगमेंट में है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जिसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था। रिसेंटली इसका 25th एनिवर्सरी था और इन्होंने खुद को रीब्रांड किया है एंड रीनेमिंग की है। सो नाउ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का न्यू नेम है सम्मान कैपिटल। ओके, सो ये हमारे सभी के सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज थे। नेक्स्ट सेगमेंट पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज। जो सारे पर्सन, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो, अवार्ड हो या ऑबिचुरीज हो, उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। डन। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर आप लोग भी सेबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेबी ग्रेड ए 2024 क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 प्रिपरेशन, जिसमें आपको लाइव क्लासेस विथ मॉक टेस्ट विथ नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप ऑलिव वुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज। फर्स्ट है एंटिनो कोस्टा ऑफ पोर्चुगल, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। आप सभी लोगों ने यूरोपियन यूनियन के बारे में सुना होगा, जिसमें 27 मेंबर नेशन है, करेक्ट। यूरोपियन यूनियन की जो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस बॉडी है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। सिमिलर यहाँ पर होगा आपका यूरोपियन काउंसिल, और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं एंटिनो कोस्टा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। ठीक है, और ये किसे रिप्लेस करेंगे, चार्ल्स माइकल को रिप्लेस करेंगे। चार्ल्स माइकल ऑफ बेल्जियम को ये रिप्लेस करेंगे। 1 अक्टूबर 2024 से इनका टेन्योर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे यूरोपियन जो आपका काउंसिल है या यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है, उनका टेन्योर कितना होता है, 2.5 ईयर का टेन्योर होता है, और टेन्योर को मैक्सिमम 1 ईयर के लिए या 1 टाइम, सॉरी 1 ईयर नहीं बोलेंगे, 1 टर्म के लिए या 1 टाइम इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब फर्दर 2.5 ईयर्स के लिए। तो मैक्सिमम जो टेन्योर हो सकता है वो 5 ईयर्स का हो सकता है। मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है, 5 ईयर का हो सकता है। यहाँ पे वही लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2.5 ईयर एंड कैन बी री इलेक्ट वंस ओनली। ओके, मतलब मैक्सिमम 5 ईयर का टेन्योर मिल जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट है 12th विश्व हिंदी सम्मान, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 12th एडिशन। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, फिजी में हुई थी इन 2023,
जहां पर ये अवार्ड अनाउंस किया गया था 12 विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया है, डॉक्टर उषा ठाकुर को, बट वो प्रेजेंट नहीं थी वहां पे, इसलिए इंडियन एम्बेसी इन नेपाल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काठमांडू नेपाल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जिसमें डॉक्टर उषा ठाकुर को 12 विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, फिजी में हुई थी इन 2023। डॉक्टर ठाकुर कुड नॉट अटेंड द इवेंट इन फिजी, इसलिए यहाँ पे एक सेपरेट इवेंट ऑर्गेनाइज करके उनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की एक छोटी सी लिस्ट है, जैसे यूके कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज संजना ठाकुर को मिला है इनकी शॉर्ट स्टोरी ऐश्वर्या राय के लिए, और ये थर्ड वीमेन है या थर्ड फीमेल है हमारी कंट्री की, या थर्ड पर्सन भी कह सकते हो जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है पेन पिंटर प्राइज 2024 अरुंधति रॉय को दिया गया है। PSU लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2024 THDC इंडिया लिमिटेड को इन द कैटेगरी ऑफ लीडरशिप इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेशनल अवार्ड फॉर द AP बाय इम्प्लीमेंटेशन, अटल पेंशन योजना इंप्लीमेंट करने के लिए कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को अवार्ड दिया गया है इन द RRB कैटेगरी। सिमिलर अगर पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात करें तो अटल पेंशन योजना इंप्लीमेंट करने के लिए जो नेशनल अवार्ड है वो बैंक ऑफ इंडिया को मिला है, एंड बैंक ऑफ इंडिया को चैंपियन अवार्ड भी दिया गया है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद घंटारा को दिया है, और विनोद घंटारा जो है वो फर्स्ट पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट विक्रम मिस्री अपॉइंटेड एज 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एंड 15th ऑफ जुलाई से इनका टेन्योर स्टार्ट होगा, और ही विल रिप्लेस किसको करेंगे, ही विल सक्सीड फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, ये हमारी कंट्री के डिप्टी NSA रह चुके हैं, मतलब डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 2019 to 2021। ये चाइना में भी इंडियन एम्बेसडर के रूप में इन्होंने काम किया है, एंड 15th ऑफ जुलाई से ये 35th नंबर के फॉरेन सेक्रेटरी होंगे हमारी कंट्री का नाम क्या है, विक्रम मिस्री। ओके, अगर हम बात करते हैं कुछ और यहाँ पे अलग अलग जो मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके सेक्रेटरीज के बारे में। ठीक है, आप सभी को इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी कि 27 ऑफ जुलाई को आपका बजट आएगा, और बजट से तो आपके लगभग मैं एक एस्टिमेट बना लूँ तो 8 to 10 क्वेश्चन बजट से आपको RBI में देखने को मिलेंगे। तो कितना ज़्यादा वेटेज है इस बजट का वो आप इस बात से समझ सकते हो। ठीक है, तो जब बजट के बारे में बात होती है तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी या रेवेन्यू सेक्रेटरी पे भी ज़रूर डिस्कशन हमें करना चाहिए, फाइनेंस सेक्रेटरी पे डिस्कशन करना चाहिए। तो फर्स्ट फीमेल फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन थी, कोकिला अय्यर थी, और ये 23rd नंबर की फॉरेन सेक्रेटरी थी हमारी कंट्री की सिंस 2001 to 2002। नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरबाने, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ, फाइनेंस सेक्रेटरी वी सोमनाथन, और होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला मिल जाएंगे। नेक्स्ट है CBDT चेयरमैन। रिसेंटली रवि अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है एज अ CBDT मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन, और ये सक्सीड करेंगे नितिन गुप्ता को। ठीक है, CBDT में एक चेयरमैन होते हैं और यहाँ पे 6 मेंबर्स होते हैं, तो चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है, नाम क्या है, रवि अग्रवाल। CBDT एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अंडर द रेवेन्यू एक्ट 1963 फॉर्मेशन किया गया है। चलिए, अब यहाँ पे एक और पर्सन न्यूज में है। आप सभी लोगों ने डकवर्थ लुईस मेथड के बारे में मे भी सुना होगा। डकवर्थ लुईस मेथड बेसिकली अगर कुछ बारिश हो गई है, वेदर खराब है और आपका मैच रुक गया है किसी कारण से, तो इसके लिए एक फॉर्मूला रेडी किया गया है, उसको ही हम डकवर्थ लुईस मेथड कहते हैं। इज अ फॉर्मूला यूज्ड इन द क्रिकेट टू कैलकुलेट अ फेयर टारगेट फॉर द सेकेंड टीम्स इनिंग व्हेन अ मैच इज इंटरप्टेड बाय द वेट वेदर और द अदर स्टॉपेज। तो इस मेथड को किसने ओरिजिनेट किया, उनका नाम था फ्रैंक डकवर्थ, और इनका डेथ हो गई है 84 ईयर्स में। ही वॉज 84 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में 1997 में डकवर्थ लुईस मेथड को यूज किया गया था, और ICC ने इसको 2001 में एडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है
SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार खारा। यहाँ पे SBI के चेयरमैन के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 63 इयर्स है। दिनेश कुमार खारा जी 63 इयर्स के होने वाले हैं, इसलिए 27वें नंबर के हमारे SBI के चेयरमैन कौन होंगे, तो चाला श्रीनिवासल्लू सेट्टी। ये श्रीनिवासल्लू सेट्टी आपको नेक्स्ट चेयरमैन देखने को मिलेंगे जो सक्सीड करेंगे दिनेश कुमार खारा को एज अ 27वें नंबर के चेयरमैन ऑफ SBI। नेक्स्ट है 58 प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम या सिंपली ब्रिटेन। सो ब्रिटेन के या यूनाइटेड किंगडम के 58 नंबर के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं या कौन इलेक्ट हुए हैं, आंसर हो जाएगा कियर स्टारमर। ठीक है, ये आपके लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और किसको रिप्लेस करेंगे, ऋषि सुनक को। ऋषि सुनक जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, इनकी यहाँ पे हार हुई है, बैडली लॉस्ट कर गए हैं इलेक्शन को। अगला नाम आता है डिक स्कूफ और ये नेदरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। इसके पहले ये एक्स स्पायर रह चुके हैं क्योंकि नेदरलैंड या डच इंटेलिजेंस एजेंसी के फॉर्मर हेड रह चुके हैं डिक स्कूफ, तो इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है धीरेन्द्र ओझा अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा, और ये रिप्लेस करेंगे शेफाली शरण को। नेक्स्ट है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने 3rd टाइम एज अ चीफ मिनिस्टर ओथ ली है झारखंड के। इसके पहले 2013 टू 2014 एंड देन 2019 टू जनवरी 2024 ये ऑलरेडी झारखंड के CM रह चुके हैं। फिर इनको झारखंड मतलब इनको ED ने अरेस्ट कर लिया था और कुछ समय के लिए चंपाई सोरेन झारखंड के CM थे। नाउ वापस से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेड हेमंत सोरेन 3rd टर्म के लिए झारखंड के CM बन गए हैं और इनको ओथ किसने कराई है, झारखंड के गवर्नर जिनका नाम है CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट नाम आता है RBI ने रिसेंटली 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं। पहला नाम है अर्णव कुमार चौधरी एंड सेकेंड नाम है चारुलता S। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड अर्णव कुमार चौधरी एंड द चारुलता S एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दोनों को 3 इंडिपेंडेंट या 3 डिपार्टमेंट दोनों को प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जरा देख लेते हैं। तो अर्णव कुमार he will took after deposit insurance credit guarantee corporation, foreign exchange department and international department. Next है चारुलता S, she will took after the department of communication, human resource management department and right to information. Okay, next है B.N. गंगाधर अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल कमीशन का हेड या चेयरमैन अपॉइंट किया है B.N. गंगाधर को। इसके पहले निमांस के फॉर्मर डायरेक्टर थे और वी नो दैट निमांस को रिसेंटली नेल्सन मंडेला अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, इस बात को भी हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। ओके, टेन्योर 4 years और 70 years विच एवर इज अर्लियर। इसके अलावा आप देखेंगे डॉक्टर संजय बहरी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड अपॉइंट किए गए हैं। अगला नाम आता है क्रिकेटर का जिनका नाम है हार्दिक पांड्या एंड द फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर टू बी रैंक्ड नंबर 1 इन ICC T20 इंटरनेशनल। सो ICC T20 इंटरनेशनल में यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग होती हैं, मतलब वर्ल्ड नंबर 1 होता है आपका बेस्ट या वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन होता है, बॉलर होता है और ऑलराउंडर कैटेगरी होती है। सो ऑलराउंडर कैटेगरी में फर्स्ट इंडियन है जो कि नंबर 1 आए हैं जिनका नाम है हार्दिक पांड्या, अलॉन्ग विथ श्रीलंका कैप्टन जिनका नाम है बनिंदु हसरंगा। यू कैन सी यहाँ पर अभी तक केवल 6 ही ऐसे इंडियन हैं जो कि ICC T20 इंटरनेशनल में वर्ल्ड नंबर 1 पर आए हुए हैं अलग अलग कैटेगरी में। बैट्समैन कैटेगरी में गौतम गंभीर, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। बॉलर कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह एंड रवि बिश्नोई एंड द ऑलराउंडर कैटेगरी में पहले और एकमात्र है हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है मनोज बाजपेयी। इनकी बायोग्राफी को रिसेंटली रिलीज किया गया है और विच इज ऑथर्ड बाय पीयूष पांडे। ओके, सो मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑथर बाय द पीयूष पांडे, इसको रिसेंटली रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं RSS के चीफ जिनका नाम है मोहन भागवत। रिसेंटली इन्होंने धमुपुर विलेज उत्तर प्रदेश में विजिट किया था और अब्दुल हामिद, ठीक है, अब्दुल हामिद को ट्रिब्यूट किया जो कि 1965 वॉर के हीरो हैं
और इनके ऊपर 2 बुक्स को लॉन्च किया है। सो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत विजिटेड द नेटिव विलेज ऑफ द हामिद धमुपुर वेयर ही रिलीज अ बुक ऑन द हामिद। कौन कौन सी बुक्स है? पहला है बुक मेरे पापा परमवीर, पहली बुक का नाम है मेरे पापा परमवीर एंड सेकेंड इज भारत का मुसलमान। ठीक है, इनका रिलेशन 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर से रहा है। अच्छा, इस बुक के ऑथर कौन है? तो आप देखेंगे मेरे पापा परमवीर इज रिटन बाय द रामचंद्र श्रीनिवासन एंड भारत का मुसलमान इज ऑथर्ड बाय कैप्टन मकसूद गाजीपुरी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप। सो लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? स्पेन में हुई थी एंड इस टाइटल को जीता है विश्वनाथन आनंद ने। एंड विश्वनाथन आनंद का ये 10th नंबर का टाइटल है, 10th नंबर का टाइटल है लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप का। विश्वनाथन आनंद हमारी कंट्री के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है एंड 1988 में इनको ग्रैंड मास्टर टाइटल दिया था। ये फर्स्ट हमारी कंट्री के स्पोर्ट पर्सन है जिनको पद्म विभूषण दिया गया था 2007 में। ये हमारी कंट्री के फर्स्ट पर्सन है जिनको इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं, वो दिया गया था 1991-92 में। ओके, नेक्स्ट है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नाम, हम सभी को पता है सिंस 2014 हमारी कंट्री के जो NSA हैं वो कौन है? अजीत डोभाल है। अब हमारी कंट्री में एक और पोस्ट है विच इज एडिशनल NSA और ये पोजीशन ना हमेशा से वेकेंट रही है, कभी इस पोजीशन पे किसी को हायर नहीं किया गया। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री को एडिशनल NSA मिले हैं और हमारी कंट्री के एडिशनल NSA हैं राजेंद्र खन्ना, एक्स रॉ चीफ, रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फॉर्मर चीफ राजेंद्र खन्ना को अपॉइंट किया गया है एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वहीं TV रविचंद्रन एंड पवन कपूर को डिप्टी NSA अपॉइंट किया गया है। तो डिप्टी NSA और एडिशनल NSA ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। लास्ट में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज पे। पहला नाम आता है शेफाली वर्मा का। इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक मैच खेला था और इन्होंने डबल सेंचुरी हिट की है एंड ये आपकी फास्टेस्ट सेंचुरी है। तो शेफाली वर्मा बिकम द फर्स्ट वीमेन जिन्होंने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी हिट की है इन द टेस्ट क्रिकेट और इस सेकेंड फीमेल क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने डबल सेंचुरी हिट की है इन द टेस्ट क्रिकेट। इसके पहले मिताली राज ने हिट किया था। अगला नाम आता है यहाँ पे सूर्य कुमार यादव। इनको रिसेंटली बेस्ट फील्डर अवार्ड दिया गया है बाय द जय शाह। नेक्स्ट नाम आता है यहाँ पे दिनेश कार्तिक, अगेन क्रिकेटर है और RCB अपकमिंग जो IPL 2025 IPL 2025 के लिए RCB मतलब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए इन्हें बेसिकली इन्हें मेंटोर एंड बैटिंग कोच अपॉइंट किया गया है। तो बैटिंग कोच एंड मेंटोर RCB के लिए फॉर IPL 2025 किसे हायर किया गया है? दिनेश कार्तिक को। अगला नाम आता है सुमित नागल जो कि हमारी कंट्री के एक टेनिस प्लेयर है। इनको बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है। डन। चलिए अब लास्ट सेगमेंट पे हम बात करते हैं जहां पे हमें हार्डली 2 इंडेक्सेस हैं वो डिस्कस करने हैं। इसके बाद हम 40 क्वेश्चन का क्विज देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट है 2024 ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें टोटल 173 सिटीज को पूरे वर्ल्ड वाइड रेटिंग किया गया है, रैंकिंग किया गया है ऑन द सेवरल बेस्ड ऑन द सेवरल फैक्टर्स लाइक स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। एंड अगेन यहाँ पे जो बेस्ट सिटी है वो है वियना इन ऑस्ट्रिया। सो वियना इन ऑस्ट्रिया हैज बीन क्राउन्ड द वर्ल्ड बेस्ट सिटी टू लिव इन। और अगर हम बात करते हैं वर्स्ट सिटी कौन सी है तो डेमेस्कस इन सीरिया इज स्टिल एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। टॉप 100 में एक भी इंडियन सिटी नहीं है। 141 पोजीशन पे दिल्ली एंड मुंबई मिल जाएगी। यू कैन सी द कंप्लीट लिस्ट। यहाँ पे आपको टॉप 3 सिटीज याद रखनी है मोस्ट लिवेबल सिटीज। वियना इन ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन इन डेनमार्क एंड ज़ुरिच इन स्विट्जरलैंड। यू कैन सी द बॉटम या लीस्ट लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड, डेमेस्कस इन सीरिया, ट्रिपोली इन लेबनान एंड अल्जीरियस इन अल्जीरिया। यू कैन सी बॉटम 5 में कराची है जो कि पाकिस्तान में है। ओके,
नेक्स्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को पब्लिश किया है और टोटल 174 कंट्रीज की रेटिंग की गई है ऑन द बेसिस ऑफ 4 की एरियाज: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल एंड द लेबर मार्केट पॉलिसी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन एंड एथिक्स। ओके, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में बेसिकली रेटिंग की गई है। एक होती है एडवांस इकोनॉमी, जस्ट लाइक यूएसए एक एडवांस इकोनॉमी है, या सिंगापुर एक एडवांस इकोनॉमी है। सेकंड आता है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी जैसे कि आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर देखते हो सिंगापुर टॉप पर है, सिंगापुर, डेनमार्क और यूएसए टॉप 3 कंट्रीज है। इंडिया यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमी कैटेगरी में 72 पोजीशन पे है आउट ऑफ 174 नेशन, और इंडिया का स्कोर है 0.49। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिस्ट भी मिल जाएगी टॉप 3 नेशन, और इंडिया 72 पोजीशन पे है आउट ऑफ 174 नेशन और रेटिंग है 0.49। डन, तो ये थे आपके इंडेक्स। अब बारी आती है आपकी, जहां पे आपको इस क्विज को अटेंड करना है और आपको आंसर देने हैं। ठीक है, फर्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मर्ज 2 इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना and the group accident insurance scheme to provide better coverage while reducing the financial burden on the fisher folk, ensuring that they receive adequate support and the protection. The merged scheme combined the PMSBY and the GAIS to provide comprehensive coverage of blank rupees for the fisher folk. तो कितना कवरेज है? 5 लाख रुपीस का, ऑप्शन सी। Central government has extended the smart city mission under the Union Urban Development Ministry till blank. So 31st of March 2025 तक स्मार्ट सिटी मिशन को इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड अ $170 million पॉलिसी बेस्ड लोन to consolidate and the strength of India's health system, preparedness and the response capacity for the future pandemic. So आंसर हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट को ये लोन प्रोवाइड किया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीएसटी कलेक्शन फॉर द जून 2024 कितना है? 1.74 लाख करोड़ रुपीस जीएसटी कलेक्शन था हमारा जून मंथ में। नेक्स्ट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स Manoj Yadav has launched a mobile application संज्ञान ऐप। What is the purpose of the संज्ञान ऐप? सिंपल सा बात है, जो हमारे न्यू लॉज आए हैं मार्केट में 1 जुलाई से, तो उन न्यू लॉज के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना आरपीएफ पर्सनल्स को, टू एडुकेट एम्पावर द आरपीएफ पर्सनल, ऑप्शन डी। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क विल बी सेटअप? सो आंसर हो जाएगा लाखिमपुर खीरी। नेक्स्ट, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नेक्स्ट एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? आसान सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? नवीन चंद्र झा। नेक्स्ट है, इन्वेंटर ऑफ डकवर्थ लुईस मेथड फ्रैंक डकवर्थ पास अवे एट द एज ऑफ 84। इन विच ईयर डीएलएस मेथड वाज फर्स्ट यूज इन द इंटरनेशनल क्रिकेट? सो आंसर इज 1997। In June 2024, Turkey has been removed from the Financial Action Task Force, मतलब FATF ग्रे लिस्ट। ठीक है, पूछा जा रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FATF? सो आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस, ऑप्शन सी। Recently, which country has announced plan to implement the world first carbon tax on the livestock emission starting in 2030? So answer is Denmark, option B. Which company has launched Sambhav Home Loans for the first time home buyer with affordable income criteria? Answer है Bajaj Housing Finance. Security and Exchange Board of India has increased the limit for the basic service demat account. Recently अभी हमने डिस्कस किया है 10 लाख रुपीस से इंक्रीज, मतलब सॉरी 2 लाख रुपीस से इंक्रीज करके 10 लाख रुपीस कर दिया है, टू इनकरेज द स्मॉल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन द सिक्योरिटी मार्केट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which organization has signed $60 million non-convertible debenture financing agreement disbursing $30 million Aadhar Housing Finance Limited to provide housing loans to the women and address the shortage of financing in the low income and affordable housing segment in India। तो यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को $30 million के लोन को डिस्ट्रीब्यूट किया है? सो आंसर हो जाएगा अगेन यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी।
सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड किसे दिया गया है? तो GRSC को दिया है, जो कि मिनीरत्न कैटेगरी 1 कंपनी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The World Bank has approved a second round of blank amount in the financing to help India accelerate the development of low carbon energy in June 2024. So World Bank ने $1.5 billion का लोन दिया है। ऑप्शन बी। In a first for the Indian Railway, the Central Railway has installed a floating solar power plant of 10 megawatt power capacity in the Igatpuri Lake. Igatpuri Lake is located in which state? So answer is Maharashtra में Igatpuri Lake situated है। Option A is the right answer. What is the total corpus of the rupee support in the revised framework on the currency swap arrangement for the South Asian Association of Regional Cooperation Countries from 2024 to 2027? So answer is 25,000 crore rupees. Option A is the right answer. Who has been appointed as the President of European Council? So answer is former Prime Minister of Portugal, Antonio Costa. Option D. Which state government has recently launched मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना? सो आंसर इज महाराष्ट्र, जिसमें 1500 रुपीज पर मंथ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है महाराष्ट्र की वीमेंस को जिनकी एज 21 to 65 ईयर्स है। ठीक। Which of the following given statement regarding T20 World Cup are correct? First is India won the T20 World Cup for the second time after 2009. Second, the trophy was made up of silver and rhodium metal. जसप्रीत बुमराह वॉज अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो देखिएगा, पहली बार हमने इस टाइटल को 2007 में जीता था और ये सेकंड नंबर का टाइटल। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, 2 and 3 आर करेक्ट। Which of the following statement about the migration and the development brief 2024 released by the World Bank are incorrect? देख लेते हैं। इंडिया इज द टॉप रेसिपेंट ऑफ द रेमिटेंस फॉलोड बाय द मैक्सिको, चाइना एंड फिलीपींस। यस, इज करेक्ट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2023 में इंडिया को $120 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव हुआ था। यूएसए इज द इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द रेमिटेंस। यस, ये भी करेक्ट है। टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर इज फ्रॉम मैक्सिको टू यूएसए, ये भी बात करेक्ट है। एंड चाइना इज द लार्जेस्ट ओरिजिन कंट्री ऑफ द माइग्रेंट, ये बात गलत है। इंडिया यहाँ पे लार्जेस्ट ओरिजिन कंट्री है। ठीक है। नेक्स्ट, which country's navy has signed a deal with the Indian Garden Reach shipbuilder and engineer for a 800-ton ocean-going tug? So answer is Bangladesh. Which award did the Bank of India win for the financial year 23-24? So answer is Atal Pension Yojana Annual Award. Truecaller has partnered with which general insurance company to launch a fraud insurance? So answer क्या हो जाएगा? HDFC Ergo General Insurance। ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। CBDT के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा रवि अग्रवाल, नितिन गुप्ता को रिप्लेस कर रहे हैं। Where will the ICC Men's T20 World Cup 2026 be held? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो अपकमिंग ICC वर्ल्ड कप होगा 10th एडिशन, कहाँ पर होगा? इंडिया और श्रीलंका इसको होस्ट करेंगे। और जो नेक्स्ट ईयर 2025 में चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। और उस चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए भी जो कैप्टन डिसाइड किए गए हैं बाय द BCCI वो रोहित शर्मा को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल? सो आंसर है हंगरी फॉर द पीरियड ऑफ 6 months। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। In which state will South Asia's largest flying training organization be established? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, अमरावती। India will host which edition of UNESCO World Heritage Committee session at the Bharat Mandapam in New Delhi from 21st of July to 31st of July, and for the first time India will host the UNESCO World Heritage Committee session और ये आपका 46 नंबर का सेशन होने वाला है। ऑप्शन डी। Indian Air Force Chief Air Marshal V.R. Chaudhary has inaugurated the newly set up weapon system school in which city? तो ये वेपन सिस्टम स्कूल को सेटअप किया जा रहा है कहाँ पे? हैदराबाद में। ऑप्शन सी। RBI and ASEAN country have decided to create a platform to facilitate instant cross-border retail payment, जिसका नाम है Project Nexus. The platform is expected to go live by which year? So answer is 2026. Next है निर्माण, Noble Initiative for Rewarding मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जाम। रिसेंटली निर्माण पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जी किशन रेड्डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके।
इन जुलाई 2024 विच बैंक हैज लॉन्च MSME सहज? आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। विच बैंक हैज लॉन्च अ फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बंधन बैंक। डिक स्कूफ इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो डिक स्कूफ नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेदरलैंड के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट एनुअली कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? तो UNODC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजेंसी दैट कॉम्बैट क्राइम एंड ड्रग एब्यूज, एनुअली रिपोर्ट रिलीज करता है जिसका नाम है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। और इनके अकॉर्डिंगली 20% लास्ट 10 ईयर में जो पर्सन ड्रग यूज करते तो 20% यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। Which two organizations recently signed a MOU to develop AI tool for detecting and classifying large cardamom diseases in the सिक्किम? तो यहाँ पर सिक्किम में कार्डमम डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एंड द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान कैंपेन रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस बॉडी ने लॉन्च किया है? सो आंसर है नीति आयोग, ऑप्शन डी। विच कंट्री हैज बीन एडमिटेड एज द 10th फुल मेंबर ऑफ द SCO? बेलारूस इज द राइट आंसर। एंड 2023 में ईरान ने ज्वाइन किया था SCO को एज अ 9th मेंबर। एंड यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विथ योर स्कोर। विच एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट बिगिन एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन द उमरोई मेघालय? कौन सा एडिशन है? एडिशन आपको बताना है। एंड यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB किसे अपॉइंट किया गया है, ये बात आपको बतानी है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मोर अपडेट के लिए आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं मॉर्निंग 7 AM। सो टेक केयर एंड बाय बाय।